नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर के न्यूज। आप सबको पता है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र का जो चुनाव है वो काफी रोचक बन गया है। एकमात्र ऐसी सीट जिसको हॉट सीट का दर्जा मिला है। जी हां, जो प्रतिष्ठित नेता, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कल तक तो भाजपा के थे, आज वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता की हुंकार भर रहे हैं। ऐसे में वो लोग भी पीछे नहीं है जो कल तक कांग्रेस को कोसने का काम करते थे, उन कद्दावर नेताओं को कोसने का काम करते थे, वो भी आज उन्हीं के पक्ष में खड़े होकर के वोटों की अपील कर रहे हैं। एक ऐसे महानुभाव मेरे साथ और भी मौजूद है जो काफ़ी चर्चित है, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसान हितैषी कहा जाता है। और कॉमरेड मंगेश चौधरी के बारे में कौन नहीं जानता, उनकी राजनीति की पृष्ठभूमि के बारे में कौन नहीं जानता। अभी हाल ही के अंदर विधानसभा के अंदर 26,000 प्लस वोट लेकर के चुनावी समीकरण को गड़बड़ा दिया था। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत स्वागत, और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, और आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आम जनता की, गरीब लोगों की, किसानों की आवाज़ को लगातार समय समय पर उठाते रहते हैं। जी मंगेश, मेरा सबसे बड़ा स्टिक सवाल ये रहेगा आपके लिए कि कल तक हम लोग उस विचारधारा पे थे जिसकी विचारधारा को सुनने के लिए लोग लाइनों में लग करके इंतजार करते थे भी मंगेश का कब संबोधन होगा और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पे कटाक्ष करने में कितना मजा आएगा। ये सब सुनने के लिए वो लोग राजी राजी आया करते थे, घर से बाहर निकल के आया करते। आज उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, जो राहुल कसवां के एकदम कट्टर विरोधी थे, जो राहुल कसवां के गुणगान कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। हम राहुल कसवां के विरोधी नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे जी। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी थे, और आज भी हम जिन दलों के खिलाफ राजनीति लड़ करके इस कद तक पहुंचे हैं, उन लोगों के हम खिलाफ है, कोई पक्ष में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की परिस्थिति को देखते हुए, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के लिए इंडिया अलायंस का प्रत्याशी राहुल कसवां सिर्फ कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। राहुल कसवां मेरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी के भी प्रत्याशी है, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी है, सपा के भी प्रत्याशी है, आरजेडी के भी है, ममता बनर्जी की पार्टी के भी, देश के तमाम 28 जो संगठन है उनका इंडिया अलायंस बना हुआ है। अलायंस के प्रत्याशी, अलायंस कोई आज नहीं बना, आजादी के बाद जब जब देश के अंदर किसी का भी राज बहुत ज्यादा मजबूत हो गया हो, यूं लगता हो लोगों को राज से डर लगने लगा हो, राज से खतरा पैदा होने लगा हो, तब देश के तमाम लोकतांत्रिक पार्टियां जो देश के संविधान को जिंदा रखना चाहती है, जो ये चाहती है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया था वो संविधान के आधार पर देश चलना चाहिए, वो संविधान बचना चाहिए। उस संविधान को बचाने के लिए देश की 28 पार्टियां इकट्ठी हुए, उसमें मेरी पार्टी में सीकर सीट से मेरी पार्टी के नेता कॉमरेड अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां दांती हथौड़े के निशान पर कांग्रेस के जीते हुए 5 सिटिंग एमएलए दांती हथौड़े का बटन दबाएंगे। तो मेरा भी यहाँ हक बनता है कि मैं इंडिया अलायंस के प्रत्याशी के पक्ष में, मैं मेरी पार्टी के आदेश के अनुसार, वफादारी के साथ मैं मेरी पार्टी के आदेश के अनुसार रहूं। क्यों नहीं रहूं? जब अभिषेक मटोरिया आज से 20 दिन पहले, जिनको राहुल कसवां बहुत ही अच्छे नेता लग रहे थे, बड़े चिकने नेता लग रहे थे, वो खुद कहा करते थे कि राजस्थान के लोकसभा सांसदों में से सबसे अगर टॉप सांसद है तो वो राहुल कसवां है। आज अगर उनकी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और आज वो उनके खिलाफ जाकर के गाँव गाँव में जब प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ टिकट कटने के कारण उनके साथ इतने साल की मित्रता रही, दोस्ती थी, वो साथ रहते थे, और उसके जिस दिन टिकट कटी उसी दिन अपनी नौर विधानसभा के ललानिया गांव में प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बीच में यूं मित्रता का बिछड़ जाना अच्छी बात तो नहीं है। कल तक जो लोग इतने दोस्त हुआ करते थे आज वो दुश्मन कैसे इसलिए हो गए? उनका उत्तर ये आता है कि हम हमारी पार्टी के प्रति वफादार है। तो वो अपनी पार्टी के प्रति वफादार है, तो हम भी हमारी पार्टी के प्रति वफादारी, हमारी पार्टी का आदेश है, मैं मेरी पार्टी के आदेश के आधार के ऊपर। और ये कोई अलायंस सिर्फ नॉर्थ सीट पर यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान के आप किसी भी हिस्से में चले जाओ। हाँ, कई जगह देश में ऐसी परिस्थितियां होगी जहां हम ही हैं, वह दूसरे है ही नहीं, तो वहां तो बीजेपी को उत्पन्न कैसे हो जाना चाहिए। बाकी पूरे देश में अलायंस है। जी, एक बड़े इंपॉर्टेंट आपने दर्शकों को बात कही कि 28 पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के वोटों के पक्ष में मैं भी अपील कर रहा हूं, राहुल कसवां की नहीं कर रहा। मान लीजिए आपकी बात, आपसे पहले एक नेता और भी आए थे जिन्होंने भी एक अनोखा उदाहरण दिया था। क्या ये दर्शकों को जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे इस बात को लेकर के कि आपने उदाहरण दिया जब जब देश पे विकट परिस्थितियां आई है, क्या 1951 के बाद ये पहली विकट परिस्थिति है मोदी आने के बाद, या पहले भी कभी इंडिया का अलायंस हुआ है? वो सन और वो आंकड़े कुछ बताना चाहेंगे जब आपकी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने लड़कर के चुनाव लड़ा? बिल्कुल, यूपीए फर्स्ट जब सरकार थी, मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री जब बने थे देश में, उस समय हमारी पार्टी के 64 एमपी थे, 64 एमपी उस समय हमारा अलायंस था। हम अलायंस को हमने तोड़ करके अलग चुनाव लड़े, तो तब हमारे एमपीज घट गए, क्योंकि वो ताकत जो है वो ताकत का बंटवारा हो गया, और उस ताकत के बंटवारा होने का ही फायदा सांप्रदायिक पार्टी को मिला। अगर हमारा अलायंस अगर देश में इसी प्रकार से बना रहता तो ये भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न ही नहीं होती, पैदा ही नहीं होती। तो उस समय हमारा अलायंस था, अलायंस की ताकत का कारण था कि मनरेगा
कांग्रेस की स्कीम नहीं, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्कीम है, जिससे गरीब आदमी को रोजगार मिलता है जी। हिंदुस्तान में। आरटी का कानून ये कम्युनिस्ट पार्टी की स्कीम है। ये जब कम्युनिस्ट पार्टी जब राज में हुआ करती थी, यूपीए फर्स्ट में जब हमारे 64 एमपी थे, उस समय हमारी पार्टी ने कहा कि आरटीआई कानून लागू कराने में सक्षम नहीं हो पाई थी। हाँ, लागू हम नहीं करवाया था, उसी समय लागू हुआ था। आप इसमें बैक में जाइए, आरटीआई कानून कब लागू हुआ? आरटीआई कानून यूपीए फर्स्ट में लागू हुआ था, मोदी ने लागू नहीं किया। हमारे राज्य में, यूपीए फर्स्ट के राज्य में हमारी पार्टी ने लागू करवाया था मनरेगा, आरटीआई। और मनरेगा में हमारी पार्टी ने कहा था कि मनरेगा को खेती के साथ जोड़ो। जब उसी दौर के दौरान हमारा कांग्रेस पार्टी ने परमाणु करार किया अमेरिका के साथ, और उस समय ये पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था कि अमेरिका के साथ परमाणु करार होने के बाद अमेरिका एक बहुत ही मतलब के साम्राज्यवादी टाइप का देश है, तो दूसरे देश के ऊपर नजर रखता है कि इस देश के ऊपर अपना कब्जा जमाया जाए। उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने समझौता वापस लिया था कि आप परमाणु करार अब अमेरिका के साथ गलत कर रहे हो। हमारे दोस्त वाले देश थे रसिया, रूस के साथ हमारी हिंदुस्तान की पुरानी दोस्ती रही थी। इस बात के ऊपर हमारी पार्टी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया था। मुद्दों के ऊपर गठबंधन बढ़ता है, मुद्दों के ऊपर गठबंधन टूट भी जाता है। बहुत सारे मुद्दे आज हम गठबंधन में साथ हैं। अगर किसान का सवाल आए, किसान के मुद्दों पर अगर कोई हमारी पार्टी जो अलायंस में साथ है वो किसान के मुद्दे के साथ धोखा करेगी, तो हम बिल्कुल उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जी जी। अगर बात की जाए अमेरिका की दोस्ती की, यूपीए फर्स्ट की बात कीजिए, चलिए उसी आंकड़ों को अपन दोहराने की कोशिश करते हैं। उस टाइम मान लीजिए कि आपकी दोस्ती की करार लोगों को पसंद नहीं और आपने उसका गठबंधन थोड़ा वापस ले लिया, आपने आरटी के कानून की भी लड़ाई लड़ी, मान लीजिए आपकी बात को आगे रखूंगा, लेकिन ऐसा कारण क्या रहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आगे 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 जाके 2-3 भागों में बंट गई? नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी तो उसी समय देश में 2 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अपनी लाइन पर उस समय थी, उसी लाइन पर नहीं तो कोई विघटन हुआ। आज भी देश का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है आप सबको पता है? हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित राज्य केरला है। केरला में चीफ मिनिस्टर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी का है, पिनराई विजयन, सीपीएम का, जिसमें देश में शिक्षित राज्य जो देश का कई राज्यों में खाता भी तो नहीं खुला। नहीं, कई राज्यों में नहीं खिला, वो एक अलग सवाल है। परिस्थितियां बदल जाती है, कई बारी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारी परिस्थितियां आ जाती है। परिस्थितियों, हमारा चुनाव लड़ने का जो कल्चर है वो ही पुराना कल्चर है, उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं हम। और हम चाहते भी नहीं कि लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके हम सत्ता में आए। कई बार परिस्थितियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के राज के दौरान लोगों के बीच मुद्दों के नाम पर राजनीति खत्म कर दी, और हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मुद्दों की पॉलिटिक्स करती है। तो कई बार मुद्दों की पॉलिटिक्स दब जाती है, जाति और धर्म हावी हो जाते हैं। हावी होने का कारण है कि हमारी 1-2 जगह से राज गया, लेकिन नई जगह भी पैदा हुए हैं। पिछली बार हमारे 2 एमपी तमिलनाडु से जीत करके आए हैं, तो तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी का कभी राज ही नहीं रहा, लेकिन पिछली बार हमारे तमिलनाडु से एमपी जीत करके आना, आंध्र प्रदेश में हमारी पार्टी का मजबूत होना। तो कई नए नए स्टेट्स भी हैं जहां हम बड़ी भी है, कई जगह में जहां पुश्तैनी राज था वहां से राज चला गया। 35 साल हमारा वेस्ट बंगाल में राज रहा। अब जब यूपीए का जब राज आना था, उस समय उधर से राज जाना था। तो एक दौर होता है, 35 साल के राज के बाद आप कितने अच्छा लोगों को दे दो। 35 साल का एक टाइम होता है, टाइम के बाद एक पूरी पीढ़ी युवा हो जाती है, वो सोचती है कि हम परिवर्तन करके देखें। तो उस समय भी उन्होंने परिवर्तन करके दूसरी पार्टी को ले आए। अब उनका परिवर्तन वो चेक करेंगे, 5-7-10 साल चेक करने के बाद उनको महसूस होगा अभी पिछले राज में इस राज में डिफरेंस क्या था, तो फिर वापस रिकवर करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले कोलकाता की 20 लाख लोगों की कलकत्ता में कम्युनिस्ट पार्टी यूथ ब्रिगेड की रैली हुई है, जो हमारी डेमोक्रेसी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जिसकी 20 लाख लोगों की कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में रैली, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है कि पिछले 5-7 सालों में इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली कभी मोदी की नहीं हुई, जितनी बड़ी डेमोक्रेसी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेस्ट बंगाल में रैली हुई है। आने वाले समय में भविष्य बहुत शानदार है, वेस्ट बंगाल में फिर से रिकवर करेंगे। आपको लगता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है भारत के अंदर जिन राज्यों में उन्होंने राज किया, आप लोग बार बार बीजेपी को घेरते रहते हो, कांग्रेस को घेरते रहते हो कि आपके मैनिफेस्टो में प्रमुख जो बातें होती है किसान हित के लिए, जहाँ तक मैं बात करूँ, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, एमएसपी देना, फसल बीमा क्लेम देना, कितने ऐसे राज्य हैं जहां आपके राज्य रहे हैं, जहां आपके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं, जहां आपने हर राज्य के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की किसान हित के लिए? स्टेट नहीं लागू करता, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केंद्र लागू करती है, लेकिन सहमति स्टेट के बगैर तो नहीं हो पाती। लेकिन केंद्र लागू नहीं करे तो स्टेट तो ये तो समर्थन मूल्य पर खरीद करने का कभी देश के सबसे बड़े लोक सदन के अंदर ये बातें रखी है कभी हमारे सांसद? आप अभी हमारे इंटरव्यू के बाद आप कोई भी गूगल पर किसी भी एमपी, सीपीएम एमपी का नाम स्वामीनाथन आयोग लगा करके लगा लेना। हर सीपीएम का एमपी जो देश की लोकसभा में जीत करके गया, उसने स्वामीनाथन आयोग की बात को मजबूती के साथ रखा है। और हम यूपी फर्स्ट में छोड़ गए, लेकिन उस समय हमारी पार्टी ने सबसे पहले प्रस्ताव यूपी फर्स्ट में रखा भी था कि देश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, देश के किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। अब ये एमएसपी तो केंद्र का है, लेकिन उसके अलावा हमारे स्टेट्स में अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सरकारी तंत्र की बात करें तो हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल
देश में सबसे टॉप अगर कहेंगे तो वो है केरला के। चलिए राजस्थान में आते हैं, लोकसभा के चुनाव है, राजस्थान की बात कर लेते हैं। हॉट सीट चूरू में जहां इस समय हम लोग मौजूद है, नौर विधानसभा क्षेत्र भी इसमें आता है। मंगेश, इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहेगा क्योंकि राजस्थान के अंदर हर बार की भांति इस बार भी सरकार चेंज हुआ है, क्योंकि ये परंपरा चली आ रही है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। 5 साल कांग्रेस के रहे हैं, 5 साल बीजेपी के रहे हैं। कांग्रेस के राज में माकपा के 2 विधायक थे जिन्होंने खूब अच्छा अपना नेतृत्व करते हुए जनता की वफादारी की और उन्होंने अच्छे मुद्दों पर बात भी की। लेकिन फिलहाल आपकी जो सीट है वो 0 है। ऐसा समझ लीजिए कि सत्ता परिवर्तन के लोगों में बू आने लगी और लोग अभी थोड़ा बोर हो गए, परिवर्तन चाहते हैं हर बार राजस्थान में। लेकिन अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके कुछ एक हाईकमान के जो नेता है उनके डायरेक्शन में आपके जो निजी जो विधायक रहे हैं पूर्व, या फिर कुछ ऐसे नेता है जो कांग्रेस के पक्ष में? ऐसी बात तो नहीं है। हमारी बलवान पूनिया का जब राज था उस समय कांग्रेस के जब भी कांग्रेस की सरकार गिरने की परिस्थिति आई तो सरकार बचाने में बलवान पूनिया का योगदान था। वो होना भी चाहिए। उसके जगह कोई एमएलए में भी होता तो सरकार बचाता। कोई भी जनता का चुनाव प्रतिनिधि ये चाहता है कि ये 5 साल सरकार स्टेबल रहे। 5 साल के बीच अगर चुनाव हो, सरकार गिर जाए तो कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि मैं दोबारा चुनाव में जाऊं। कोई भी प्रतिनिधि जो जीत करके जाता है फिर देश के मोदी और शाह जैसी तानाशाह जोड़ी आकर के राजस्थान की जनता की चुनी हुई सरकार को गिराए तो लोकतांत्रिक हक बनता है कि हम सरकार को बचाएं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी, जिसको हम सबसे पहले हम कहा करते थे और हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, और बुढ़िया भी कहते हैं कि सत्यानाशी को बीज है और राजस्थान में पैदा नहीं होना चाहिए, देश में पैदा होना बहुत खतरनाक है। और आज बागी बा वापस कुआवत गाँव के बुढ़िया वापस शुरुआत होगी कि मेरे सत्यानाशी बीज ने पैदा करके वो पेड़ बना लियो। और अब जब वो बीज पैदा होता है तो बीज ने रोकन खातर कई बार छोटे दुश्मन के साथ बड़े दुश्मन को घेरने के लिए कई बार छोटे दुश्मन के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। दोस्ती कर करके बड़े दुश्मन को मारना जरूरी होता है। सवाल ये कि देश में कल को ये ना हो जाए कि उसी में जाके शामिल हो जाए। ना कोई सवाल पैदा नहीं। अगर बलवान पूनिया शामिल होते तो आज कांग्रेस का प्रत्याशी था बादरा में, उसको 3000 वोट है। बलवान पूनिया मात्र 1000 वोट से चुनाव। ये बात ही बता दीजिए क्योंकि लगभग जनता जानने की इच्छुक है। आपकी बड़ी गुफ्तगू होती है, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं क्योंकि हर रैली में आपका संबोधन उनकी रैली में मिलता है, हमें देखने को सुनने को मिलता है। ये क्या वास्तव में सीएम साहब के इतने नज़दीक थे कि इन्होंने जानबूझ के टिकट को लेट करवाया? अजीत बेनीवाल को वहाँ से उसी गाँव से जो बीजेपी के प्रत्याशी से उनको वहाँ पर टिकट की दावेदारी लेके आना, इससे पहले और भी बहुत सारे नेता लाइन में थे। क्या ये सब बलवान पूनिया के वो हमदर्दी थी जब उन्होंने सरकार बताई? बिल्कुल। मैं बलवान के 5 साल के राज के दौरान मैंने पूरे राज को नज़दीकी से देखा है। मेरा बहुत ही क्लोज मित्र है, मेरा फ्रेंड है। बलवान पूनिया का कागज ही सरकारी कागज हुआ करता था। 5 साल के दौरान बलवान पूनिया का कागज का विथिन 13 मिनट्स हर कागज का सरकार से उत्तर आता था। उतनी सरकार के अंदर उसकी पहुंच थी। उसका कारण था कि नंबर 1 तो उसने वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ देश की सरकार को बगैर कोई शर्त, आज के टाइम में कोई भी सरकार को बचाता है वो मांगता है मेरे लिए मंत्री पद दो, मेरे को ये दो वो दो। बलवान पूनिया ने कहा कि हम जनता के लिए जो मांग करें वो मांग पूरी होनी चाहिए, कोई भी मांग हो। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री कोई भी सवाल जो बलवान पूनिया बोल देते थे वो सरकार की लाइन बन जाती थी। यानी वो राजस्थान सरकार का राजपत्र हुआ करता था जो बात बलवान पूनिया बोल देते थे 5 साल में। और इतना विकास कार्य जितना भादरा में हुआ है शायद नौर से भी 2 गुना ज्यादा। हालांकि नौर में कांग्रेस का सिटिंग एमएलए था और भादरा के अंदर सीपीएम का एमएलए था, सीपीएम के साथ था। कई बार सीएम ने खुद पर्सनली कहा भी बलवान को कि आप पार्टी छोड़ो। उन्होंने कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रहूंगा। और वो अगर उस दौर में चाहते तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम में तो आदमी, नहीं तो दल बदलू कानून लागू होता है, लास्ट टाइम में तो आदमी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस के साथ अगर आता तो बलवान पूनिया दोबारा से एमएलए होता, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसने कहा कि मैं एमएलए हार सकता हूं लेकिन मैं मेरी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ूंगा। वो ज्यों की त्यों रहेंगे, वो ज्यों के त्यों बरकरार रहेंगे इसी पार्टी। चलिए, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल, आपने और बलवान ने काफी मिलकर के संघर्ष किया बीमा क्लेम की अगर बात की जाए, और आपने बार बार संबोधन के दौरान ये भी कहा है कि नूर बादना क्षेत्र में बीमा क्यों आता है, किस लिए आता है, क्योंकि हम लोग लड़ाकू है इसलिए आता है। मान लीजिए आपकी बात सरोपरी है, चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब जिस एमपी साहब की आप बात कर रहे हैं जो सांसद महोदय हुआ करते थे, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बीमा यहीं से मिला है, मान लीजिए आपके संघर्षों से मिला है। संबोधन के दौरान लोगों से वोटों करने की अपील करने जाते हैं आप लोग गाँव में, क्या कहेंगे? उनके कार्यकाल का बखान किया जाएगा, उनके कार्यकाल में अच्छा बीमा आया फिर मंगेश और बलवान पूनिया की संघर्ष के बदौलत। मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं। चूरू के अंदर बहुत बड़ी नामांकन रैली हुई थी राहुल कसवा की, और उस नामांकन रैली पूरे बीमा के प्रकरण को खुद राहुल कसवा ने बोल करके बता दिया जनता को। उन्होंने कहा था कि सड़क पर मंगेश और बलवान, निर्मल और सुनील, ये पूरी टीम लड़ी है जिसकी लोकसभा में मैं बोला हूं। और यही बात हम कहा करते थे राहुल जी में, उस समय यही दिक्कत थी। उस समय ये बोलते थे कि बीमा मोदी देता है। हमने उस समय भी कहा था कि जहां लोग लड़ते हैं एमपी देश की लोकसभा में
बोल सकता है, हम सड़क पर लड़ सकते हैं। आप बोले हैं लेकिन मोदी नहीं देता बीमा। बीमा जहां संघर्ष होता है उसी इलाके में आता है। ये बात राहुल कसवा ने पूरे इशू को खत्म कर दिया। जिस रैली में लाखों लोग थे, बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली बोल करके कहा कि हम सड़क पर लड़े हैं, वो देश की सदन में बोले हैं तो मोदी आपको क्रेडिट मिल गया। बिल्कुल मिला है, हम लड़े हैं और आम जनता देती है क्रेडिट। जिस बात के लिए हम सड़क पर लड़े हैं, भूखे सोए हैं, सर दिन सर्दी के अंदर सड़क पर सोए, क्यों नहीं देंगे भाई क्रेडिट? लेकिन राहुल कसवा ने बीजेपी के दौरान ये भी कहा था जब आप लोग धरने पे बैठे थे कि भाई ये राजस्थान सरकार है जो क्रॉप कटिंग, ऑनलाइन क्रॉप कटिंग को, सैटेलाइट क्रॉप कटिंग को मान्यता प्रदान नहीं। ये आप राहुल कसवा से पूछिए, ये राहुल कसवा का सवाल है, उन्होंने क्यों कहा? हमने तो कभी कहा नहीं। तो आपको कभी राहुल कसवा मिले तो उनको पूछ लेना कि बीमा मोदी देता है या बीमा लड़ने से आता है। ये चलिए, सत्ता परिवर्तन हो गई, बात कुछ और भी कर लेते हैं। ऐसे में चलिए, दल बदलने की परंपरा आज से नहीं, बड़ी आदि जुगादी इसी से रही है। मैं मंगेज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगा, अपने आप को कहाँ देखते हैं? जाट बहुलों का इलाका है ये, दो प्रतिष्ठित नेताओं का सवाल माना जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। कल देवेंद्र झाझड़िया भी जबरासर में जाकर के भावुक हो गए थे कि मैं भी एक जाट का बेटा हूं, रोने लगे थे, लोगों के सामने वोटों की अपील कर रहे थे। क्या ये वास्तव में जातीय समीकरण थोड़ा सा ज्यादा हाई हो रहा है चूरू लोकसभा? देखो, मैं तो विधानसभा के चुनाव में भी बोलता हूँ और आज बोलता हूँ, चुनाव के अंदर जाति का नाम लेकर के जो वोट मांगे उससे गिरा हुआ कोई नेता नहीं। मतलब आप में खुद में कोई टैलेंट नहीं है। चुनाव में जाति से ऊपर उठ करके मंगेश कभी भी इस विधानसभा में कितने ही, चाहे जाट हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, स्वामी हो, नाई हो, मेघवाड़ हो, कोई भी हो, मंगेश ने कभी भी जाकर के ये नहीं कहा कि मैं मंगेश फलां जाति का हूं इसलिए आप मुझे वोट दो। मैंने कभी भी जाट जाति के घर भी जाकर के मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप मुझे इसलिए वोट दो कि मैं जाट हूं। मैंने ये कहा है कि मैं बीमे के लिए लड़ा हूं, मैं जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर रहा हूं, मैं जहां भी जुल्म हुआ है, किसी भी जाति पर जुल्म हुआ है, मैं उस जुल्म के खिलाफ खड़ा मिला हूं, इसलिए आप मुझे वो। एक जगह जिंदगी में मैंने कभी ये जाकर के वोट नहीं मांगा मैं फलानी जाति का हूं इसलिए वोट दो। और कोई भी नेता अगर अपनी जाति बता करके वोट मांग रहा है, इसका मतलब वो बौखलाया हुआ है, वो बहुत कमजोर है। और जाति के पिछला चुनाव आपने देखा होगा, जिन लोगों ने मतलब जनता के बीच में जाति कर करके लोगों को कहा था कि जाति के नाम पर वोट दो, वो हो सकता है कि जीत गए होंगे, एक बार जीत गए होंगे, दो बार जीत गए होंगे, कोई हार गए होंगे, लेकिन आपको आज कह रहा हूं जाति के नाम की पॉलिटिक्स लंबी नहीं चलती। जी। कितने आश्वस्त है जीत को लेकर के इंडिया गठबंधन की सरकार? 100% हिंदुस्तान में जीतेंगे, चूरू में जीतेंगे। देश के अंदर मोदी के जुमले से लोग दुखी हो चुके हैं। इनके 400 पार का जो नारा है वो 200 के अंडर रह जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान का जिस कौम ने हिंदुस्तान को बनाया है, चाहे वो देश का दलित है, चाहे वो देश की किसान कौम है, चाहे वो देश का तमाम वो रेडी लगाने वाला मजदूर है, चाहे वो देश की खानों में काम करने वाला मजदूर है, वो तमाम जिन्होंने हिंदुस्तान का निर्माण किया, वो तमाम लोग समझ चुके कि मोदी झूठ की दुकान है, देश के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक एक आदमी, एक एक गरीब आदमी अपना काम छोड़ करके इस बात के लिए लगाओ कि कब बटन आए और बटन दबा करके मोदी राज का दलिया निकाला जाए। चलिए, आखिरी सवाल मंगेश, विधानसभा का चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ने वाले? अगली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लड़ूंगा चुनाव, और 100% लड़ूंगा, और न केवल लड़ूंगा, जीतूंगा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से। रोचक रहेगा मुकाबला 100%। इस बार भी हमने कहा था रोचक बनाएंगे मुकाबले को, रोचक बना दिया। बगैर कंटेस्ट, टक्कर में नहीं था, इस नाम से मेरे वोट तोड़े गए लास्ट में, लेकिन बगैर टक्कर भी 30,000 के आसपास वोट आ जाने, 27,000 वोट आ गए, 26,834, 27,000 बगैर कंटेस्ट वोट आ जाना, मतलब हमारे पास 50,000 वोट था। और अगले 5 साल के बाद जिस दिन चुनाव हम जिस दिन शुरू करेंगे, 1 लाख वोटों के साथ शुरुआत करेंगे। तो ये मंगेश चौधरी थे, किसान नेता, इंडिया गठबंधन के लगातार राहुल कसवा के रूप में प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातें की। अगले इंटरव्यू के साथ फिर से हम लोग हाजिर करेंगे। और मेरा एक सवाल और रह गया, पवन जी दुग्गल जो आपके ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व में नेता रहे हैं, आप कांग्रेस के समर्थन की विचारधारा है, लेकिन उनका कहना है कि वे किसी जमाने में वामपंथ का खात्मा करने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति आई भारत पर, उस समय गठबंधन के दौरान एकमात्र भारतीय जनता पार्टी थी जिनका संरक्षण माकपा के नेताओं को मिला था। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? माकपा का खात्मा करने के लिए तो ऐसे बिकाऊ नेताओं के कारण ही माकपा का खाता हुआ है, जिनको पवन दुग्गल को हमारी पार्टी ने प्रधान बनाया, 2 बार उसको बनाया, उसकी पत्नी को बनाया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्कूल का टीचर हुआ करता था, स्कूल से निकाल करके इस कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको टिकट दी, इसको एमएलए बनाया, और वो उसी पार्टी को लात मार के आज किसी दूसरी पार्टी के लिए गुणगान करता घूम रहे। और मैं आज कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी वफादार आदमी नहीं है। आज गंगानगर में चुनाव है, इसी 19 तारीख को चुनाव है, वो नोर में बैठ करके गंगानगर की भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत कर रहा है। ये लोग किसी के सके नहीं हो सकते, ये गद्दार होते हैं, किसी भी पार्टी में रहते हैं, इनकी मतलब क्या है, सिस्टम ही गद्दारी का है, जिन लोगों को पद के लिए कहीं भी चले जाए। और मैं आज कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यहीं बैठा है पवन दुग्गल, बात सुन ले, जिंदगी में अगर सरपंच बन जाए, मेरी गारंटी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में थे
तब इनको जनता ने प्रधान बनाया, इनकी पत्नी को प्रधान बनाया, इनको एमएलए बनाया। और न केवल वो, जो लोग कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, अरे आप जब विचारों की राजनीति की बात करते हो, जब आपने पूरी जिंदगी ये नारा लगाया है कि ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के राज को खत्म करना चाहते हैं, देश की बॉर्डर पर 13 महीने तक जब हम वहां लड़ रहे थे तो वहां ये नारा लगाया करते थे कि मोदी बहुत बड़ा तानाश है। और आज उसी मोदी के जो आदमी झोली में जाकर के बैठ जाए और ये कहे कि बीजेपी बहुत जोरदार पार्टी है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नौर में आकर के ज्ञान बांट रहे थे कि कम्युनिस्ट पार्टी का खात्मा हो जाएगा कांग्रेस के साथ जाने से। नो, इंडिया अलायंस बनाया हमने, कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं कहीं भी। और अलायंस के अंदर किसने नहीं की राजनीति? अलायंस की राजनीति से देश चलता है। अकेली पार्टी देश में कौन सी थी जो अकेली ने शुरू से राज कर लिया हो? हर पार्टी ने अलायंस बनाई। ये अलायंस की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कोई कांग्रेस के साथ चले जाने से खत्म हो गए। हमारी पार्टी के अंदर कुछ पद लोलुप आदमी आ गए जिनको रात और दिन पद चाहिए, जिनको ये चाहिए कि हम अगर जीतते रहें तो कम्युनिस्ट पार्टी में रहेंगे, जिस दिन हम हार गए, जब संघर्ष करने का दौर आए, जब सड़क पर लड़ने का दौर आए, उस समय उनको ये लगता है कि जिस पार्टी में माल मिले वहां चले जाए। भारतीय जनता पार्टी का राज है तो वहां चले गए, उसमें भी वहां धोखा शुरू कर देंगे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, इतने बड़े क्या वो जेपी नड्डा है जो वहां देखिए अनूपगढ़ की सीट छोड़ करके नौर में प्रचार करें। कौन जानता है भाई नौर में उनको? लेकिन वो अनूपगढ़ में बेचारी वो जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है उसको हराने में लगा हुआ है, उसके खिलाफ है। और इनको बीजेपी धक्के मार करके निकाल देगी, फिर ये कांग्रेस में चले जाएंगे, फिर कांग्रेस वाले धक्के मार करके निकाल देंगे। इनका कोई वजूद नहीं है, इनका काम है इधर उधर घूमने का। कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा नहीं, लेकिन जिंदगी में सरपंच नहीं बनेगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी प्रतिक्रिया साझा करते करते जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर के हमारा इंटरव्यू कैसा रहा। इसी आशा उम्मीद के साथ नेक्स्ट अन्य किसी नेता से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।